जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम अध्ययन करेंगे अरस्तु के परिवार और संपत्ति के संबंध में विचार। अरस्तु का पूर्ववर्ती प्लेटो परिवार को संरक्षक वर्ग के लिए परिवार का निषेध करता है और परिवार को बुराइयों की जड़ मानता है, और परिवार को संरक्षक वर्ग को बुराइयों से दूर रखने के लिए वो परिवार को निषेध करता है। परंतु अरस्तु परिवार को स्वाभाविक संस्था मानता है और उसको मानवता की प्रथम पाठशाला भी मानता है। आओ अरस्तु ने परिवार के बारे में क्या कहा है देखते हैं। अरस्तु और प्लेटो के बारे में किसी ने ठीक ही कहा है कि प्लेटो ने अपने समकालीन एथेंस की भ्रष्ट राजनीति से तंग आकर आदर्श राज्य का आश्रय लिया, जबकि अरस्तु प्लेटो तथा अन्य विचारकों द्वारा चित्रित आदर्श राज्य से तंग आकर अनुभववादी पद्धति के ऊपर आधारित व्यावहारिक राजनीति की ओर मुड़ा। अरस्तु के अनुसार परिवार स्वाभाविक संस्था है जिसमें प्रेम व नैतिकता के गुणों का विकास होता है एवं नैतिक जीवन यापन हेतु मूलभूत आधार मिलता है। अरस्तु मानता है कि परिवार मानवता की प्रथम पाठशाला है। उसी में सहयोग, सहानुभूति, संवेदना, स्नेह तथा त्याग का पहला पाठ सीखा जाता है। पारिवारिक जीवन के अनुभव किए बिना व्यक्ति कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। अरस्तु ने परिवार को व्यक्ति के लिए एक पिंजरा नहीं बल्कि एक घोंसला माना, जबकि प्लेटो की धारणा यह थी कि पारिवारिक बंधन मनुष्य की स्वच्छंद बुद्धि को जकड़ देते हैं, उसकी मनोवृत्तियों को संकीर्ण बना देते हैं, उसे व्यक्तिगत स्वार्थ के दलदल में फंसा देते हैं। अतः अपने आदर्श राज्य के संरक्षकों को निजी परिवार के बंधनों से मुक्त रखता है और उसके लिए पत्नियों के साम्यवाद की विलक्षण व्यवस्था करता है। तो ये विचार थे अरस्तु और प्लेटो के परिवार की संस्था के बारे में। आइए देखते हैं कि अरस्तु परिवार की क्या परिभाषा देता है। अरस्तु कहता है कि स्त्री, पुरुष, स्वामी और दास के योग से जो समुच्चय बनता है वही परिवार है। परिवार के संबंध क्या हैं? परिवार में पिता, पुत्र, पति, पत्नी, मालिक व दास, इस प्रकार के संबंध होते हैं जिसमें पिता, पति और मालिक तीनों एक ही है, जिसमें विवेकशीलता का गुण है। ये परिवार का मुखिया होता है, इसमें विवेक सर्वोच्च होता है। ये तीनों भूमिकाओं में होता है, पति की भूमिका में भी होता है, पिता, मालिक की भूमिका में भी होता है। परिवार में सभी सदस्यों की स्थिति समान नहीं होती। परिवार के प्रत्येक सदस्य को निर्देशित करने में मुखिया की भूमिका अलग अलग होती है। जब डनिंग के अनुसार जब पति पत्नी को निर्देशित करता है तब उसकी भूमिका संवैधानिक सलाहकार की होती है, और जब पिता पुत्र को निर्देशित करता है तो वो अधिनायकवादी निर्देशन होता है, और जब मालिक दास को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका निरंकुश होती है। पिता और पुत्र में अधिनायकवादी रूप में संबंध होते हैं। बच्चे में विवेक अविकसित होता है, यानी विवेक का विकास पूरा नहीं हुआ होता, इसलिए पिता के द्वारा उन्हें अधिनायकवादी रूप में निर्देशित किया जाता है। पति पत्नी, क्योंकि पत्नी में विवेक का अल्प विकास होता है, यानी अल्प विवेक होता है, इसलिए उसे संवैधानिक सलाहकार की तरह निर्देशित किया जाता है। बच्चों में विवेक अविकसित होता है, पत्नी में अल्प विवेक होता है, जबकि दास में विवेक नहीं होता, इसलिए उसे अधिनायकवादी रूप में निर्देशित किया जाता है। तो ये थे परिवार के संबंध, पिता, पुत्र, पति, पत्नी, मालिक और दास। आगे अरस्तु ने प्राकृतिक कुलीन तंत्र की अवधारणा दी। प्राकृतिक कुलीन तंत्र से अरस्तु का आशय है कि उसने परिवार का उदाहरण देते हुए समाज में विद्यमान विषमताओं को प्राकृतिक माना। उसने तो यहाँ तक कहा कि समाज में विषमता आवश्यक है। जिस प्रकार प्रकृति में श्रेष्ठ का शासन अधीनों पर होता है, ठीक उसी प्रकार पति का नियंत्रण पत्नी पर होगा, मालिक का नियंत्रण दास पर होगा। और उसने परिवार के महत्व को बताते हुए कहा कि ये राज्य की एकता में बाधक नहीं है, बल्कि ये राज्य की एकता में सहायक है। परिवार प्राथमिक विद्यालय है। नैतिकता का पहला विकास परिवार में होता है। अरस्तु के अनुसार परिवार बीज है
और राज्य वृक्ष है। आगे है परिवार का महत्व। परिवार क्यों आवश्यक है? परिवार मानवता की प्रथम पाठशाला है। बच्चों को भविष्य का नागरिक बनाने की शिक्षा देता है। परिवार मुखिया को घर के प्रबंधन का ज्ञान देता है, जो भविष्य में राज्य के प्रबंधन में सहायक होता है। परिवार के द्वारा देशों में अच्छाई का विकास होता है। आगे व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य। प्लेटो की भांति अरस्तु ने भी माना कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य नैतिक व सद्गुणी जीवन यापन करना ही है, जिसे उसने प्रसन्नता का नाम दिया। अरस्तु ने कहा कि सद्गुणी जीवन के विकास के लिए ही परिवार और संपत्ति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नैतिक जीवन जीने में ही वास्तविक प्रसन्नता है, इसलिए मित्रता भी आवश्यक है। ये परिवार के संबंध में अरस्तु के विचार हमने पढ़े। अब हम पढ़ते हैं संपत्ति। जैसा कि प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति का निषेध करता है, जबकि अरस्तु संपत्ति को आवश्यक समझता है। और देखते हैं संपत्ति किस लिए आवश्यक है। अरस्तु ने व्यक्तिगत संपत्ति को प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक समझता है। उसकी धारणा है कि प्रत्येक गृहस्थ के लिए संपत्ति नितांत आवश्यक है। उसका पहला कारण है कि संपत्ति के बिना मनुष्य में उदारता तथा दानशीलता की भावना का विकास नहीं हो सकता। दूसरा है आतिथ्य सत्कार नहीं किया जा सकता। अगर संपत्ति नहीं है घर में तो हम दूसरे का आतिथ्य सत्कार भी नहीं कर सकते। तीसरा है निश्चिंत होकर सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लिया जा सकता जब तक संपत्ति ना हो। चौथा है निजी संपत्ति मनुष्य को आत्मगौरव की एक भावना प्रदान करती है, जो कि उसके नैतिक विकास के लिए परम आवश्यक है। संपत्ति और नैतिक सद्गुणी जीवन में क्या? अरस्तु ने माना कि व्यक्ति का उद्देश्य नैतिक व सद्गुणी जीवन का यापन करना है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स में लिखते हुए कहा कि जिस प्रकार ब्रश के बिना पेंटिंग संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार संपत्ति के बिना नैतिक जीवन संभव नहीं है। उसने कहा कि संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही विस्तार है। उसने कहा कि संपत्ति साधन है, साध्य नहीं है। तो ये अरस्तु के संपत्ति के संबंध में विचार थे। आगे है संपत्ति के स्वामित्व उपयोग की व्यवस्था क्या बताता है। वो संपत्ति के 3 प्रकार के स्वामित्व उपयोग की चर्चा करता है। सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उपभोग। सार्वजनिक स्वामित्व, व्यक्तिगत उपभोग। व्यक्तिगत स्वामित्व, सार्वजनिक उपभोग। सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उपभोग क्या है? संपत्ति के सार्वजनिक स्वामित्व की व्यवस्था को वह अत्यंत दोषपूर्ण समझता है। उसका कहना है कि जिस संपत्ति का स्वामित्व सामूहिक होता है, उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, उसमें वृद्धि करने का कोई भी प्रयास नहीं करता और उसके उपयोग में कोई सावधानी नहीं बरतता। अतः संरक्षकों के लिए संपत्ति के स्वामित्व को सामूहिक बनाने की अपने गुरु की व्यवस्था की वह कड़ी आलोचना करता है। तो सार्वजनिक स्वामित्व का वो समर्थक नहीं है। व्यक्तिगत स्वामित्व व सार्वजनिक उपयोग तीसरी और अंतिम अवस्था सर्वोत्तम मानता है। उसके अनुसार संपत्ति के स्वामित्व जो व्यक्तिगत हाथों में होना चाहिए, किंतु संपत्तिशाली लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग जन कल्याण के लिए करना चाहिए। उसने इस बात पर बहुत बल दिया कि धनिकों को अपने उद्यान, वाटिका और चित्रशाला इत्यादि सभी लोगों के लिए खुली रखनी चाहिए। अरस्तु की इस बात की तुलना गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत से कर सकते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक धनी व्यक्ति को अपनी संपत्ति का प्रयोग संपूर्ण समाज के हित के लिए करना चाहिए और अपने आप को उसका एक प्रबंधक मात्र समझना चाहिए। तो अरस्तु व्यक्तिगत स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग संपत्ति के सही मानता है। आइए वो संपत्ति प्राप्त करने के साधनों के बारे में भी चर्चा करता है। संपत्ति प्राप्त करने के साधन अरस्तु 2 तरह के बताता है। संपत्ति प्राप्त करने के साधन एक प्राकृतिक तरीका होता है और एक शोषणकारी तरीका होता है। प्राकृतिक तरीका जैसे परंपरागत रूप से खेती करना, पशुपालन, मछली पालन, ये प्राकृतिक तरीके हैं।
दूसरा है व्यापार और वाणिज्य। ये संपत्ति प्राप्त करने का शोषणकारी तरीका है। ये पूंजीवादी तरीका है जिसमें धन से धन कमाया जाता है। इसको उचित नहीं मानता, प्राकृतिक तरीके को उचित मानता है। ये थे संपत्ति के संबंध में अरस्तू के विचार। संपत्ति के संबंध में उसके विचारों को हम 3 भागों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं। अरस्तू ने संपत्ति की आवश्यकता क्यों बताई, संपत्ति के स्वामित्व और उपभोग को कितनी अवस्थाओं में बांटा और किसको श्रेष्ठ बताया, और तीसरा है संपत्ति को प्राप्त करने के तरीके। ये 3 प्रकार की बातें संपत्ति के बारे में अरस्तू ने कहीं। परिवार और संपत्ति के बारे में अरस्तू के विचार प्लेटो के विचारों से अलग हटके हैं, क्योंकि प्लेटो परिवार और संपत्ति का संरक्षक वर्ग के लिए निषेध करता है, जबकि अरस्तू इनको स्वाभाविक मानता है, जो नैतिक और सद्गुणी व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य नैतिक और सद्गुणी है। नैतिक और सद्गुणी होने के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। उसने कहा कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य नैतिक सद्गुणी जीवन यापन करना ही है, जिससे उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है, और इसका नाम उसने प्रसन्नता दिया। और उस अरस्तू ने कहा कि सद्गुणी जीवन के विकास के लिए परिवार और संपत्ति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नैतिक जीवन में जीने में ही वास्तविक प्रसन्नता होती है। ये थे विचार अरस्तू के। धन्यवाद।